गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 मुद्रा और साख का पार्ट नंबर 4 रीड करेंगे। हमने देखा है कि समर्थक जो ऋणाधार है, समर्थक ऋणाधार एक ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार होता है और उसके जैसे कि भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंकों में पूंजी, उसका इस्तेमाल उधारदाता को गारंटी के रूप में वह करता है। ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋणों की शर्तें कहा जाता है। ये ऋण की शर्तें होती हैं कि ब्याज की दर क्या होगी। समर्थक ऋणाधार में आपको कोई भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंक, किस प्रकार के बैंकों में जो पूंजी है उसका इस्तेमाल उस समर्थक ऋणाधार के रूप में करेगा। आवश्यक जो कागजात हैं या भुगतान के तरीके, ये ऋण की शर्तें इनको कहा जाता है। ऋण की शर्तों में एक ऋण व्यवस्था से दूसरी ऋण व्यवस्था में काफ़ी फर्क आ जाता है। कर्ज की शर्तों उधारदाता और कर्जदार की प्रकृति पर निर्भर करती है। अगले भाग में हम ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जहां विभिन्न ऋण व्यवस्थाओं को हम ऋण की शर्तें कहेंगे। इसमें काफ़ी कुछ एग्जाम्पल हैं। श्यामल की कहानी है, अरुण की कहानी है, रमा की कहानी है। ये सारी बैंक की शर्तें हैं कि कोई अपनी ज़मीन को गिरवी रखेगा, इस प्रकार से समर्थक ऋणाधार के रूप में वो बैंक से ऋण की शर्तें मंजूर करेगा। भारत में जो औपचारिक क्षेत्रक में शाख हैं, औपचारिक और अनौपचारिक दो प्रकार के क्षेत्रक हैं देश के अंदर। औपचारिक जो क्षेत्रक हैं इनमें पहले वर्ग के अंदर यानी औपचारिक वर्ग के अंदर बैंकों और सहकारी समितियों के लिए कर्ज आते हैं। दूसरा जो है वो अनौपचारिक उधारदाता में साहूकार आता है, व्यापारी आता है, मालिक, रिश्तेदार या दोस्त आदि शामिल होते हैं। ये दो प्रकार के क्षेत्र हैं भारत के अंदर। औपचारिक तरीके से या तो ऋण लिया जाता है या अनौपचारिक तरीके से। औपचारिक में सिर्फ और सिर्फ बैंक और सहकारी समितियां हैं। इनको छोड़कर किसी साहूकार से, किसी रिश्तेदार से, दोस्त से जो भी पैसा या ऋण जो लिया जाता है वो अनौपचारिक तरीका होता है। भारत में हम देखते हैं कि लोग विभिन्न स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। विभिन्न प्रकार के ऋणों को दो वर्गों में बांटा जाएगा, औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण। पहले वर्ग में बैंक सहकारी समितियों के लिए कर्ज आते हैं। अनौपचारिक उधारदाता में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि शामिल होते हैं। इसमें जो है भारतीय रिजर्व बैंक क्या अधिक ऋण औपचारिक क्षेत्रक से आ रहा है या अनौपचारिक से आ रहा है, हमें ये देखने की ज़रूरत है। औपचारिक क्षेत्रक के अंदर भारतीय रिजर्व बैंक इनके ऊपर कार्यप्रणाली पर नज़र रखता है कि बैंक कहीं ऐसा तो नहीं है पूंजीपतियों को ही पैसा मुहैया करवा रहे हों। उदाहरण के लिए हमने देखा कि बैंक अपनी जमा का एक न्यूनतम हिस्सा यानी 15% अपने पास रखते हैं। आरबीआई नज़र रखता है कि बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए हुए हैं। आरबीआई इस पर भी नज़र रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायियों, व्यापारियों को ही ऋण मुहैया नहीं करा रहे हैं, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों, छोटे कर्जदारों इत्यादि को भी ऋण दे रहे हैं। समय समय पर बैंकों द्वारा आरबीआई को यह नज़र देनी पड़ती है, ये जानकारी देनी पड़ती है कि वे कितना और किन को ऋण दे रहे हैं और उनकी उसकी ब्याज की दरें क्या हैं। औपचारिक क्षेत्रक में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। वे अच्छी दरों पर ऋण दे सकते हैं। उन्हें नाजायज़ तरीक़ों से अपने पैसे वापस लेने वाला से रोकने वाला कोई भी नहीं होता। अनौपचारिक तरीक़ों के अंदर उस व्यक्ति की मनमानी है कि वो पैसे कैसे वसूल करने का कोई उपाय करता है। नाजायज़ तरीक़ों से भी अपने पैसे लेने से रोकने वाला उनको कोई भी नहीं होता। औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र के ज़्यादातर ऋणदाता कहीं अधिक ब्याज वसूल करते हैं। औपचारिक के अंदर ब्याज दर कम होती है, अनौपचारिक में ब्याज दर ज़्यादा होती है। इसलिए अनौपचारिक ऋण कर्जदाता को अधिक महंगा पड़ता है। ऋण की ऊंची लागत का अर्थ है कर्जदार की आय का अधिकतम हिस्सा ऋण की अदायगी में ही खर्च हो जाता है। इसलिए कर्जदारों के पास अपने लिए कम आय बचती है, जैसा कि हमने सोनपुर के श्यामल के मामले में ऊपर पिछले उदाहरणों में देखा है।
कुछ मामलों में ऋण की ऊंची ब्याज दरों के कारण कर्ज वापस करने की रकम कर्जदार की आय से भी अधिक हो जाती है। इसके कारण ऋण का बोझ बढ़ जाता है। और जैसे सोनपुर की रमा के मामले में हमने देखा है कि ऋण का बोझ उसका और भी ज़्यादा हो गया है। ऐसा भी संभव है कि जो लोग कर्ज लेकर अपना उद्यम शुरू करना चाहते हैं वे ऋण की अधिक लागत को देखकर पीछे बैठ जाएं। ऐसा भी होता है। हम इन सभी कारणों को देखते हुए बैंकों और सहकारी समितियों को ज़्यादा कर्ज देना चाहिए। इसके ज़रिए लोगों की आय बढ़ सकती है और बहुत से लोग अपनी विभिन्न ज़रूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकेंगे। वे फसल उगा सकते हैं, कोई कारोबार कर सकते हैं, छोटे उद्योग लगा सकते हैं, नया उद्योग भी लगा सकते हैं या वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं। सस्ता और सामर्थ्य यानी क्षमता के अनुसार अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए अति आवश्यक होता है।